गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जिग्नेश दवे, आपका अपना बिजनेस कोच। हमारी वेब सीरीज अपरिचित चेहरे में आपके साथ हाजिर हूँ। आपको कौन मोटिवेट करता है? ऐसी क्या चीज़ है जिनकी वजह से आपको पुश मिलता है, आपको जोश मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं? आप बोलोगे हम तो धीरूभाई अंबानी की बात करते हैं, हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, हम शिव खेरा की बात करते हैं, हम रॉबिन्सन्स की बात करते हैं, हम बड़े बड़े की बात करते हैं, उसकी बुक्स पढ़ते हैं, उसके वीडियोस देखते हैं, उसकी मूवी देखते हैं, हमारे मोटिवेशनल ट्रेनर कोच उनकी बातें बताते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि हमारे आसपास में, हमारी बगल में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सही मायने में अपरिचित रहे हैं, लोगों के सामने नहीं पहुंच पाए हैं। वो अपने व्यवसाय में सक्सेस हुए हैं, जिसने शून्य से सर्जन किया है, कुछ न होने के बावजूद आज टॉप पे पहुंचे हैं। बहुत लोगों के लिए वो राहबर बने हुए हैं, बहुत लोगों के लिए एक नया रास्ता उसने बनाया है। बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आप नजर डालिए, आप नजर दौड़ाइए आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में ऐसे बहुत सारे अपरिचित चेहरे मिल जाएंगे जिनको सही में एक मोटिवेटर बोल सकते हैं। शायद वो लोगों के सामने नहीं पहुंचे हैं, शायद वो एक ऐसे बिजनेस में बन के रह गए हैं, एक सोशल वर्कर है, लेकिन वो लोगों के लिए मोटिवेटर है, लोगों के लिए मार्गदर्शक है, लोगों के लिए पथदर्शक है। उनके जीवन से भी लोग कुछ सीख सकते हैं, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं। इसीलिए हमें मल्टीपल बाय 3 सीरीज में हर वीक ऐसे एक व्यक्ति को आपको रूबरू करवाते हैं कि जो सही में अपरिचित चेहरे रहे हैं। आज बात है जेडी की, यानी कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं जेडी यानी कि जिग्नेश दवे। मेरे सामने जो आप बैठे हैं मिस्टर जतिन दवे। जतिन भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। यस जतिन भाई, जेडी स्टूडियो डिजाइन स्टूडियो 9, राइट? राइट। उसके इंटीरियर डेकोरेशन की कंपनी है, उसके सीईओ है। जिंदगी में बहुत सारे चढ़ाव उतार उसने देखे हैं, लाइफ के बहुत सारे अप डाउन को उसने फील किया है। शून्य से सर्जन की हुई अपनी कंपनी खड़ी किया है। एक सेकंड जनरेशन उसने तैयार किया है उसके इंडस्ट्रीज में। आज उसकी इंडस्ट्रीज में वो पीक पे है, और शायद उसने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं दूसरों के लिए मोटिवेट हूं, लेकिन वो अपने व्यवसाय में सक्सेस है। तो मैंने जैसे पहले ही बोला, हमारा है जतिन भाई, फिर से एक बार आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आज आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा, कुछ बातें शेयर कर जाऊंगा, ताकि हमारे जो दर्शक है वो कुछ आपके बारे में जान पाए, आपके व्यवसाय के बारे में जान पाए, आपसे कुछ मोटिवेट ले पाए। यस, आर यू रेडी? यस यस यस, आर यू रेडी? यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जतिन भाई, आपका थोड़ा बचपन, आपके थोड़ा एजुकेशन, आपके गांव थोड़ा मुझे बताइए, उसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए। ओके। वैसे तो हम साउथ मुंबई के रहने वाले हैं। yes. लेकिन मेरा बर्थ हुआ था बिहार में। वो टाइम पे बिहार था, अभी जो झारखंड है उधर में। yes. क्योंकि मेरे नाना का फैमिली वहाँ सेटल हुआ था। तो वहाँ पे काफी गुजराती कम्युनिटी वो टाइम पे भी सेटल था, अभी भी है। बिहार में अभी भी गुजराती कम्युनिटी है। yes. है। तो अभी वो झारखंड का पार्ट है। जैसे धनबाद, झरिया, वो एरिया में गांव था, उधर मेरा बर्थ हुआ था। बाद में मेरा एजुकेशन और स्कूलिंग यहाँ साउथ मुंबई में हुआ, बेरेटो हाई स्कूल में, एसएससी तक। और स्कूल लाइफ में मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब टॉप रैंकर नहीं था, लेकिन ऑलवेज 5th-6th रैंक आते थे। लेकिन स्कूल लाइफ में मुझे ड्राइंग में काफ़ी रुचि थी, ड्राइंग और आर्ट, क्रिएटिव कुछ वर्क करना। तो ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेना,
उसमें काफ़ी मुझे प्राइजेस मिलते थे, तो टीचर भी मोटिवेशन देते थे, आर्ट टीचर। तो एसएससी तक मैंने बैरेटो हाई स्कूल में एक एजुकेशन लिया। उसके बाद में मैंने 11th और 12th भवंस कॉलेज चौपाटी में कंप्लीट किया है। यस। और उसके बाद में 11th-12th साइंस कंप्लीट करने के बाद में एक्चुअली मेरी रुचि थी आर्किटेक्चर में जाने की, लेकिन कुछ वजह से 12th में अच्छे परसेंट नहीं आए, तो मैं आर्किटेक्चर में स्टडी एडमिशन नहीं ले पाया। तो फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मैंने, तो 2 साल फिर डिप्लोमा की पढ़ाई की मैंने। और साथ साथ में क्योंकि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था, रुचि थी, तो मैंने एक मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया, जिसमें कि मशीनरी के ड्राइंग करने पड़ते हैं। यस। तो उसमें मैंने एक साइड में वो भी कोर्स किया कि एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो उसमें मैं फर्स्ट भी आया वो पूरे क्लास में। यस। और वो ये मैकेनिकल का कोर्स करके इंजीनियर बन के फिर मैंने एक कंपनी में जॉब ले लिया एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। लेकिन जॉब करते करते ये लगा कि ये मेरी इंटरेस्ट वाली फील्ड है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी क्रिएटिव काम इसमें है नहीं, मशीनरी के साथ काम करना। तो फिर मैंने वापस, मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने फील्ड चेंज करनी चाहिए। और फिर मैंने 2 साल मैकेनिकल स्टडी करके 1 साल जॉब करके मैंने वापस इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन लिया। मैंने उसका डिप्लोमा किया, बाद में किसी के अंडर में जॉब किया, और जॉब करते करते अभी फाइनली खुद का व्यवसाय कुछ सालों से चालू किया। यस, यानी कि एक मैसेज हमें मिलता है कि आपकी हॉबी, आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ में पैशनेट हो, आप पढ़ाई क्या करते हैं, करेक्ट, आपके मार्क्स क्या है, वो नहीं मायने रखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, पढ़ाई कुछ और करते हैं, अपनी कैरियर कुछ और फील्ड में बनाते हैं। तो ये एक संदेश है उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ मार्क को काउंट करते हैं और मार्क की कम आने की वजह से अपना पैशनेट, अपना जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस 40 होता है उसको छोड़ देते हैं, और दूसरी कैरियर में अपनी पूरी लाइफ चाहते हुए न चाहते हुए, पसंद होने के बावजूद, पसंद न होने के बावजूद वहाँ पसार कर देते हैं। नितिन भाई, आपने जब अपनी कैरियर शुरू की होगी तो बहुत सारा संघर्ष किया करना पड़ा होगा, तो ऐसे संघर्ष की 1-2 कहानी जरा बताएं हमको, ताकि दर्शकों को मालूम पड़े कि कोई चीज़ में सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। सफल होने के लिए आपको बहुत एक स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप सक्सेस होते हैं। वहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, मुश्किलें आती है, मन बदलता है। तो ऐसे कुछ जीवन के आपके क्षण कि जहाँ आप नाशीपास हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो, आपके पर्सनल लाइफ में, व्यवसाय लाइफ में, एक आध सवाल जरा। करेक्ट। संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, मतलब ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है संघर्ष करना, उससे सीखने को मिलता है। तो जैसे कि कैरियर के स्टार्टिंग में आपको अचानक तो कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, यस। छोटे काम से चालू करना पड़ता है। तो जैसे संघर्ष के टाइम में न्यू कमर थे, तो जो भी काम मिलता था वो ले लेते थे, लेना ही पड़ता था। जैसे कि किसी को अपना सिर्फ बाथरूम रिनोवेट करना है, या तो किसी को सिर्फ अपना बेडरूम रिनोवेट करना है, तो एक एक छोटे छोटे काम से हम लोग ने चालू किया काम। और हम लोग ने फीस भी काफ़ी कम लेते थे, क्योंकि न्यू कमर थे तो ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती थी, जो काम मिलता था वो लेना पड़ता था। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल हुआ। जब भी जॉब करते थे वो टाइम पे भी काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोग ने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ साउथ मुंबई में, मेरा ऑफिस है सांता क्रूज में था। तो हम लोग मुंबई से मैं साउथ सांता क्रूज जाता था, फिर सांता क्रूज से वापस अगर मुंबई में ही साइड चढ़ते तो वहाँ से मुझे यहाँ वापस मुंबई भेजते थे। अभी फॉर एग्जांपल काम में से तो जल्दी फ्री हो गए, लेकिन वापस फिर आप घर पे नहीं आ सकते हो, आपको वापस सांता क्रूज जाना है। फिर ये टाइम में कभी लंच भी नहीं किया, कभी संडे को भी काम कर दिया, ऐसे 2-3 टाइम अप डाउन किया। तो ये सब संघर्ष तो चलते ही रहता है। तो इससे सीखने को मिला, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, और ऐसे सीखते 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 ऐसे खुद का करियर स्टार्ट किया हम लोग ने। ऐसी कोई क्षण है आपकी लाइफ में कि आपको लगना चाहिए कि नहीं, मुझे इंटीरियर नहीं करना है और कोई फील्ड में वापस एक बार छलांग मारने से कोई क्षण आपको लगा ऐसा? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मतलब मुझे लाइन छोड़ने का तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था कि मेरे करियर की शुरुआत ही थी। मैंने जॉब से रिज़ाइन करके खुद का करियर स्टार्ट किया था, और 1-2 प्रोजेक्ट करने के बाद में सडनली मुझे मेरे हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने का बेड रेस्ट हो गया। तो वो टाइम पे तो क्या वन मैन शो जैसा काम था, मतलब अगर आप काम पे जाओ तो इनकम आता है, आप घर पे बैठ जाओ तो इनकम नहीं आता है। तो 2 महीने घर पे रहने की वजह से कुछ आगे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे,
काम नहीं था, इनकम नहीं था, तो बहुत ही एक डिसहार्टनिंग मोमेंट था लाइफ में। तो तभी ऐसा लगा कि क्या करें, यहाँ से गुजरात शिफ्ट हो जाए, फैमिली भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर वापस किसी के अंडर जॉब कर ले। तो ये स्टेज आया था लाइफ में, लेकिन फिर मन में ये डिसाइड किया था कि नहीं, जो फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज है, अपनी मास्टरी है, जिसमें अपना पैशन है, आप हार्डवर्क कर सकते हो, तो ये टाइम के ऊपर छोड़ देना है और ट्रस्ट रख के यही पैशन को फॉलो करके इसी में आगे बढ़ना है। यस, यानी कि एक मैसेज ये मिलता है कि व्यवसाय है, जिंदगी है, उसमें चढ़ाव उतार डाउन आते हैं। शायद आपका मन बहुत बार ऐसा बोलता है कि चलो छोड़ दो, ये नहीं करना है, लेकिन आप अपने पैशन को पकड़ के मुश्किल से मुश्किल हालत में भी जब उसको आप पकड़ के रखते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आपकी कैरियर की इंटीरियर डिजाइन की ऐसी एक क्षण, ऐसा एक काम, जैसे आपने बोला कि मैं पैशनेट हूँ, शायद आप हर चीज को पैसों से काउंट नहीं कर पाते होंगे। आपका जॉब सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, आपको कोई जो काम मिला होगा, ऐसी आपकी व्यवसाय की एक आध दो क्षण कि जिसको आपके लिए वो लाइफ टाइम स्वीट मेमोरी बनी हो, जरा उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी बिल्कुल। हमारे करियर के स्टार्टिंग में लकीली एक अच्छा ब्रेक मिला था। रिलायंस इन्फोकॉम कंपनी, उसमें कोई पहचान की वजह से किसी को अप्रोच किया था हम लोग ने। तो एक सीनियर ऑफिसर थे रिलायंस के, उन्होंने न्यू कमर होने के बावजूद हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा और उनके 2 बिल्डिंग, गेस्ट हाउस बिल्डिंग का इंटीरियर करने के लिए हम लोग को अपॉइंट किया। ठीक है, बाकी लोगों से फीस काफ़ी कम मिली, लेकिन सीखने को काफ़ी मिला। यस। और जब भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसका इनॉग्रेशन था, तो रिलायंस के टॉप मैनेजमेंट के लोग, ऑफिसर आके जो एप्रिसिएशन मिला कि किसने डिज़ाइन किया है बताओ, तो जो एप्रिसिएशन मिला तो काफ़ी खुशी हुई। तो एक वाव मोमेंट था लाइफ में, और मोटिवेशन काफ़ी मिला कि यस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अच्छा मोमेंट था। दूसरा एक इंस्टेंस है कि हम लोग ने एक लोनावाला में रिसोर्ट को डिज़ाइन किया था, मिस्टी मेडोज करके एक फेमस रिसोर्ट है, उसको डिज़ाइन किया था। तो गेस्ट हाउस फैसिलिटी, उसमें रेस्टोरेंट भी हो गया, जिम भी हो गया, काफ़ी फैसिलिटी थी। तो पूरा हम लोग ने इंटीरियर डिज़ाइन उसका किया था हम लोग ने। तो जब उसका भी इनॉग्रेशन था और काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो सबका अप्रिसिएशन मिला था कि किसने डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा हुआ है। तो जो अप्रिसिएशन मिला, तो ये भी एक अच्छा मोमेंट था, लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। यस, हमारे साथ जैसे सिक्कों की 2 पहलू होती है। आपने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया, लोनावाला के एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा भी हुआ होगा ना, जैसे एक साइड होता है तो कभी कहीं डिमोटिवेट हुआ होगा, कहीं काम पूरा करने के बाद सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, या तो पैसा न देना पड़े इसलिए उसने कुछ बहाने निकाले होंगे। ऐसा कुछ एक घटना, बड़ा आप नाम न बताओ, कि जिसको आपको एक आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा कोई? बिल्कुल, कि ताकि दर्शकों को मालूम पड़े कि लाइफ में हमारे एक सर से कहते, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ द रोज। जिंदगी वो गुलाब के फूलों की पथारी नहीं होती है। गुलाब है तो साथ में कांटे भी आएंगे। तो आपने जैसे रिलायंस के जैसे आपको अप्रिसिएशन मिलता है, तो हो सकता है कि वहां आपको कुछ गालियां भी खाली पड़ी हो, सही बात, कि हमारी गलती न होने के बावजूद भी कभी हमें अप्रिसिएशन तो एक दूर की बात रही, हमारे पे ब्लेम हुआ। ऐसा कोई आपका व्यवसायिक क्षण? बिल्कुल हुआ है। सब बिजनेस में ऐसा सबको एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होते ही रहता है, अच्छा बुरा सीखने को मिलता है पर्सन को। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, हम लोग को एक बांद्रा में प्रोजेक्ट मिला था। तो हमारा कंसल्टेंसी था, ड्राइंग और डिज़ाइन कंसल्टेंसी था उधर में। और कस्टमर ने के पास इतना बजट नहीं था, पता नहीं क्या वजह थी, तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन के लिए उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया उसकी तरफ से। तो वो कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी मीडियोकर थे, उनका फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं था, वो लोग मेरा ड्राइंग नहीं समझते थे, डिज़ाइन को समझ नहीं पाते थे। तो सस्ता काम कराने के चक्कर में काम खराब हो गया, और मैं उनको समझाता था, समझा नहीं पाते थे। काम तो उन्हीं को करना है, आदमी लोग को, हम लोग कितना भी अच्छा डिज़ाइन बनाए, उनको उसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा हो गया कि काम अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में कुछ खराबी हो गई, फिनिशिंग जो मुझे चाहिए, कस्टमर को चाहिए, वो हो नहीं पाया। और फाइनली ऐसा हुआ कि क्योंकि कस्टमर ने उनको अपॉइंट किया था, तो ब्लेम अपने ऊपर डाल दिया कि आपने ठीक से समझा नहीं, आपकी डिज़ाइन सही नहीं है। तो फाइनली ऐसा हुआ कि वो काम में कुछ इनकम तो हुआ नहीं, और फिर वो काम बीच में से छोड़ना पड़ा। तो ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है। यश, मैं कल एक बुक पढ़ रहा था जतिन भाई, उसमें मैं एक वाक्य पढ़ा था कि आप किन के साथ रहते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, कौन आपका सपोर्टर है, कौन आपका बैकबोन है, वो आपके लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। आपके व्यवसाय की ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए,
तो आपको बता सकते हैं कि ऐसे जिंदगी में लाइफ में ऐसे 3 व्यक्ति कि जो आपकी लाइफ को संवारने में, संभालने में, बढ़ाने में जिसका योगदान होता है, कि जिसको आप हमेशा याद करोगे, नहीं ये व्यक्ति था तो मैं आज हूँ। ऐसे कोई 3 व्यक्ति का आप जिक्र करोगे क्या मेरे सामने, ताकि उसको भी मालूम पड़े कि कोई हमको भी याद कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल है, इम्पोर्टेंस है। काफ़ी लोगों ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन जो सबसे मेन है मेरे फादर, जिनकी वजह से आज मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे सपोर्ट करने में, क्योंकि मैंने अपने 3 साल वेस्ट किए थे करियर के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी करने में, जॉब करने में। फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पिताजी मुझे फील्ड चेंज करनी है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ मैं। तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया कि कोई बात नहीं, आपका जिसमें पैशन है उसको फॉलो कीजिए। वो चाहते तो ना बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ो, ये फील्ड में प्रोग्रेस करो, नो प्रॉब्लम। 3 साल वेस्ट हुए तो आगे काफ़ी लाइफ पड़ी। तो एक उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। दूसरे मेरे यंगर ब्रदर जो भी बड़ौदा में है, उन्होंने मुझे हर बार लाइफ में कभी भी अप्स एंड डाउन को काफ़ी सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है कि कुछ भी हो जाए तो डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। और तीसरे हैं हमारे एक फ्रेंड है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्टर देसाई करके। तो जब भी, जैसे मैंने बताया कि मेरा स्पाइन का इंजरी हुआ था, कुछ टाइम काम नहीं था, तो वो टाइम पे उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, मुझे ऐसे रेफरेंस दिए कि बाद में मुझे अच्छा काम मिला, और वो अच्छा काम करने के बाद में और अच्छे काम मिलते गए। तो मुझे फिर से खड़ा होने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये 3 मेजर पर्सन है मेरे लाइफ में जिनका बहुत बड़ा रोल है। यस सर, मैंने एक सुना था, कहीं पढ़ा था कि पार्टनरशिप, भागीदारी, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भागिया एटला अभागिया। तो जब मैं आपसे मैं बात कर रहा था, आपने सोचा कि आपने एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई, अच्छे पार्टनरशिप के व्यवसाय किया, आज पार्टनर न होने के बावजूद भी आप एक अच्छे दोस्त बने हैं, बिल्कुल, एक को व्यवसाय बने, एक दूसरों को हेल्प करते हैं। सही बात है। तो आपका पार्टनरशिप और पार्टनर का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा अभी तक का? पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों में अगर दोनों क्रिएटिव पर्सन है, समझो कि एक पिक्चर को 2 डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं, yes. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो डिफरेंस ओपिनियन हो जाता है, तो सब लोग चाहते हैं कि काम अच्छा हो, लेकिन कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो इसमें ऐसा है कि यू कैन ऑलवेज अग्री टू डिसअग्री हैप्पीली। तो इसमें फिर हम लोग ने काफ़ी थोड़े डिफरेंस ओपिनियन थे डिज़ाइन में, तो हम लोग अलग हो गए, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कोई भी मन दुख नहीं है। आज हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे चलते रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। इससे इंटीरियर डिज़ाइन करिए हर व्यक्ति रोल, ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर कोई आपका रोल मॉडल, ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर आपका रोल मॉडल कोई? बिल्कुल, यस। जब भी हम स्टडी करते थे तब से हम लोग के माइंड में एक ही था कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बड़ा नाम है एज ए आर्किटेक्ट, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जी के जैसा बनना है, उनके जैसे काम करना है, वो एक बहुत रोल मॉडल है हमारे लिए लाइफ में। यस। आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखा हो, शायद आपने नहीं बनाया हो, कि नहीं टॉप, अगर मुझे मौका मिले तो ऐसा प्रोजेक्ट मुझे करना है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट को आप जैसे आपने देखा हो, कहीं बाहर गए हो, फॉरेन टूर किया हो, कि दूसरे घूमने गए, वहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट डाला है कि उसमें आपको नहीं भाई ऐसा काम होना चाहिए? बिल्कुल, एक्चुअली फॉरेन तो नहीं, लेकिन मैंने हम लोग कुछ साल पहले ताज होटल गए थे मुंबई। यस। तो ताज होटल जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम मैं गया था, तो जो उसका रिनोवेशन हुआ था, वो भी 26/11 के इवेंट के बाद में, वो जो टाटा ग्रुप जो खड़ा हुआ है, जो उसका इंटीरियर्स था, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि अपने इंडिया में इतना टॉप लेवल का है इंटीरियर का काम, जो इंटरनेशनल लेवल का है। तो लगा कि ये ऐसा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने को मुझे तो बहुत अच्छा हो, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला। यस सर, मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट से, कोचिंग क्लास में बात करता हूँ, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको चैलेंजिंग जॉब चाहिए, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है। तो और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो इंटीरियर डेकोरेट बनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बेसिक क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मतलब पढ़ाई डिग्री तो साइड की बात है, आपने जैसे बोला यहाँ, उसमें बेसिक कौन सी क्वालिटी ताकि वो इंटीरियर डिजाइन के लिए एक सक्सेस हो पाए, ऐसी 2-4 क्वालिटी? बिल्कुल, एक तो आपकी आई को ट्रेन होना है कि फॉर परफेक्शन, आपको कुछ चीज़ को देख के पता चलना चाहिए कि परफेक्ट है कि नहीं, यानी कि आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डिजाइनिंग स्किल होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन पावर,
कि किधर भी आप गए घूमने तो किधर किधर से आप डिजाइन को ढूंढ लो कि क्या डिजाइन किसी ने किया है। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट फॉर गुड फिनिशिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। और जो लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में, बिल्कुल, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि कुछ यंग जनरेशन आना चाहते हैं, किसी के मन में अभी भी डाउट है कि हम लोग करें न करें, तो उनको क्या, उसको मैसेज क्या है? जैसे इंडस्ट्रीज में आप उसकी कम ज़्यादा देखा है कि हम किसी डॉक्टर को बोले तो बोलते हैं कि बेटा सब कुछ बनने का, लाइफ पे कभी डॉक्टर नहीं बनने का। हम कोई जनरल स्टोर वाले, किराने वाले पूछते हैं सर दुनिया में सब कुछ करने का, किराने की दुकान नहीं करने का। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सर इतने बिजनेसमैन से मिलता हूँ, किसी को अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि या तो वो नहीं चाहते कि लोग उसकी एंट्री इंडस्ट्रीज में एंट्री करे। तो जो आज भी कुछ लोग चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में आने जाते हैं, उसके लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए? हाँ, मैसेज तो मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके आईज को ऐसा टेस्ट है कि आप देख सकोगे क्या डिज़ाइन है, क्या फिनिशिंग है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी फील्ड है, आप इसको अपना सकते हो। डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए और आपको उसका प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। किसी अच्छी कॉलेज में यही कोर्स का आप एडमिशन ले लो अच्छे से, किसी 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी कोर्स है उसको, उसमें भी मास्टर डिग्री होती है, उसमें भी मास्टर डिग्री होती है। आगे और पढ़ो, हो सके उतना आप ट्रैवल करो और वर्ल्ड में क्या क्या, मतलब वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में कहीं भी आप ट्रैवल करो, कि जिधर भी जाओ तो सबकी डिज़ाइन आप ऑब्जर्व करो कि क्या बन रहा है, मार्केट को स्टडी करो कि क्या क्या नया मटेरियल मार्केट में आ रहा है, आप अपग्रेडेड रहो, इनोवेटिव क्या क्या चीज़ चल रही है लाइन में। और ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री ले ली तो हो गया काम, आपको किसी अच्छे डिज़ाइनर के अंडर में ट्रेनिंग लेनी है, जॉब करना है, दूसरे डिज़ाइनरों का काम ऑब्जर्व करना है, उससे आपकी स्किल और डेवलप होगी और उससे आप आगे बढ़ोगे। या तो फिर बाद में आप जॉब करो या खुद का व्यवसाय स्टार्ट करो, आप उसी में प्रोग्रेस कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये इतना रोजी फील्ड नहीं है कि चलो ग्लैमरस फील्ड है तो ये आसान होगा, इसमें काफ़ी हार्डवर्क है, आपको थोड़ा हार्डवर्क देना पड़ेगा 4-5 साल का इसमें। इस इंडस्ट्रीज में जैसे पैसा बहुत मिलता है, आपने जैसे बताया कि इस इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है आज के दिन में? जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या रहेगी? सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि टाइम के साथ एडेप्ट होना, मतलब इनोवेटिव मटेरियल मार्केट में आ रहा है उसको कैसे यूज़ करना, नई टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब आपको एग्जीबिशन अटेंड करना है, क्या क्या मार्केट में अपग्रेड हो रहा है प्रोडक्ट, उसको आपको सीखना है कि आप पीछे नहीं रह जाओ, आपको नए नए सॉफ्टवेयर सीखना है डिज़ाइनिंग के। और क्लाइंट का टेस्ट बदलते रहते, जैसे जनरेशन बदलता है क्लाइंट का टेस्ट बदलता है, तो आपको उसको जज करना है कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको आपको कैटर करना है। यस, क्लाइंट का टेस्ट बदलता होगा सर, तो टेक्नोलॉजी बदलती होगी ना आपकी इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल बिल्कुल, कि जब आपने अपनी करियर शुरू की होगी तो शायद कागज पेंसिल से बनाने वाली करियर थी, सही बात है। आज 3D मॉडल से लेके माया तक के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो क्या टेक्नोलॉजी में लोगों की चॉइस तो बदले, आपने बताया ऐसे, तो टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आया इतने साल, लास्ट 10 साल में, दशक में? ये फील्ड में टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आया है। जैसे कि आप कोई घर का मेजरमेंट लेते थे सादे टेप से, उसके बदले आप डिजिटल टेप से मेजरमेंट लेते हो, आपको वो सब सीखना है कैसे किसी को सब चीज़ों को ऑपरेट करना। ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में है कि आप क्लाइंट को तुरंत रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिना डिले किए आप डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हो, उनके लिए मल्टीपल ऑप्शन बना सकते हो। जैसे कि आपने बोला माया सॉफ्टवेयर, तो आप 3D व्यू दिखा सकते हो क्लाइंट को कि आपका घर कैसे दिखने वाला है, जो पहले पॉसिबल नहीं होता था, सब लोग हाथ से स्केच करके देते थे कि देखो आपका ऐसा दिखेगा घर। और उसमें काफ़ी ऑप्शन भी आप दे सकते हो, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप वॉल का कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बदलाव आया है, तो इसके साथ में अपग्रेडेड रहना है सबको। खास करके ये जो नए लगा डिग्री बता बोला, ये इंडस्ट्रीज में सेट होने के लिए हर इंडस्ट्रीज में एक टाइम ड्यूरेशन होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कितना टाइम देना पड़ेगा, तो आपके व्यवसाय में बंदा जो अपने पैर जमाने के लिए उसको कितना टाइम का एक उसको देना चाहिए इंडस्ट्रीज को? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि आपको 4-5 साल तो आपकी स्टडी में चली जाएगी रफली। नहीं, स्टडी के बाद में जैसे इंडस्ट्रीज में आता है, ओके, स्टडी के बाद में आपको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना है, आपको किसी के अंडर में काम करना है। और मेरा आइडिया होगा कोई बहुत बड़े डिज़ाइनर के अंडर में आप ट्रेनिंग मत लो, कोई मिडल डिज़ाइनर के अंडर में ट्रेनिंग, तो आपको सब पार्ट सीखने के मिलेंगे, सब डिपार्टमेंट का आपको नॉलेज होगा कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ड्राइंग कैसे करना है। कोई कोई क्या होता है जो सिर्फ ड्राइंग करता रहता है तो उसको साइड का एक्सपीरियंस नहीं होता है।
कोई ऐसा जॉब पकड़ता है कि उसको साइट सुपरवाइजर का जॉब मिलता है, तो वो सिर्फ साइट ही देखता रहता है, तो उसको ड्राइंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आप ऐसा कोई मिडल फर्म को आप ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको सब एक्सपीरियंस मिले, ड्राइंग भी सीखने को मिले, साइट वर्क भी सीखने को मिले, मटेरियल के साथ में नॉलेज आपको मिले, क्या क्या मटेरियल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में आपका इंटरेक्शन हो। तो ऐसा आपको प्रॉपरली जॉब करके आपको 5-6 साल तो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए परफेक्टली, कम से जैसे बोलते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि MBA करना है करेक्ट। तो IIM में जाओ, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो हाई लेवल की कॉलेजों के नाम हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे इंटीरियर डिजाइन में आते हैं जैसे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट कौन से? टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट मुंबई में मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट आता है। उसमें आप 5 इयर्स का इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का डिग्री कोर्स है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा समझो आपको 5 ईयर स्टडी नहीं करनी है, आपको डिप्लोमा करना है, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, जैसे कि रचना संसद है वर्ली में, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर राहेजा कॉलेज है बांद्रा में, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। चांदनी रोड में कला विद्या संकुल है, एक अच्छा कॉलेज है। इसमें एडवांटेज क्या है कि आप ये पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, तो आप मॉर्निंग के टाइम में जॉब करके ट्रेनिंग लेके आप शाम के टाइम पे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, तो आपका जॉब भी चलता रहेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस आपको सीखने को भी मिलेगा। कहा जाता है कि आजकल के यंग जनरेशन को वाइट कॉलर जॉब चाहिए, तो मैं मानता हूँ इंटीरियर डिजाइन ठीक है, लेकिन इतना वाइट कॉलर जॉब नहीं रहेगी। आपको हर चीज देखना पड़ेगी, आपको लेबर के साथ टाइप करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बात करनी है, क्लाइंट का स्टेटमेंट देना है, टाइम ड्यूरेशन भी होगा। तो यंग जनरेशन जो आ रही है उसको किस चीज के लिए थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? बिल्कुल, यंग जनरेशन को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में बैठ के डिज़ाइन ही कर रहे हो, आपको साइट पे जाना है, धूल मिट्टी वहाँ पे होगी, उसमें आपको सबको समझाना है, काम समझाना है, वहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहना है, बैठने को भी नहीं मिलता है साइट पे, तो फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है। कभी कभी संडे को भी जाना पड़ता है, काम चालू होता है तो लेट तक काम करना पड़ता है, मतलब इजी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो ऑफिस में बैठे और काम हो गया, आपको सब परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। यस जितिन भाई, आखिरी सवाल की ओर हम चले कि हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है, ड्रीम होता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, इंडस्ट्रीज में टॉप पे पहुंचना है। तो आपका नेक्स्ट 1000 डे का प्लान, आपका विजन, आप क्या चाहते हैं? आप किस तरह से अपने आप को आज से लेके 3 साल, यानी कि हमेशा बोलता हूं मैं 1000 दिन बाद, आप अपने आप को कहाँ देखते हो और किस तरह से बदलाव, उसके लिए क्या तैयारी आप कर रहे हैं? अभी फिलहाल बाय गॉड्स ग्रेस अपना 3-4 स्टेट में अपना बिजनेस स्प्रेड है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पैन इंडिया इसको एक्सपांड करें। और मेन फोकस ये रहे कि सब लोगों से ये कुछ भ्रामक ये विचार है कि सिर्फ अमीर लोग ही इंटीरियर करा सकते हैं, तो मिडिल क्लास लोगों तक भी ये प्रोफेशन को पहुंचाए, उनको भी हेल्प करें हम लोग, और अफोर्डेबल इंटीरियर डिज़ाइन करके दें, ये एक टारगेट है सबके लिए, और पैन इंडिया कंपनी प्रोग्रेस करे। पैन इंडिया, जैसे आपने एक बात रही कि आपने बोला था कि लोगों के मन में अभी भी ये अवेयरनेस नहीं है कि इंटीरियर डिजाइन के बारे में जागृति नहीं है, तो उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लोगों में? लोगों को महंगा लगता है कि खर्च ज़्यादा लगता है, तो उसमें ऐसा कौन से टूल्स यूज करने चाहिए ताकि इंटीरियर डिजाइन के बारे में थोड़ी अवेयरनेस मार्केट में पैदा हो? बिल्कुल, इसमें लोगों को अवेयर कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ सुपर रिच लोग इंटीरियर नहीं कराते, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी अभी कराते हैं, क्योंकि मेन है कि बड़े घर में तो आसानी से इंटीरियर हो जाता है, लेकिन छोटे से छोटे घर में आप उनको कैसे उसका 1-1 इंच स्पेस का यूज़ करके आप क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हो, फंक्शनलिटी प्लस एस्थेटिक दोनों को माइंड में रखते हुए, तो और बजट के अंदर, ये अभी जैसे कि आपका चैनल है, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचेगा लोगों तक, वैसे कोई किसी ने अगर अपना घर बजट में कराया हो तो औरों को भी वो बताए कि हमारा काम बजट में हुआ है, अच्छा हुआ है, तो ये भ्रामकता दूर हो सकती है कुछ हद तक। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, आप अपनी इंडस्ट्रीज में टॉप पे जाओ, आगे बढ़ो और एक नई जनरेशन को वापस लाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।